हम्म। अरे हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। रॉक्स के बारे में मैंने आपको जो है इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं उनमें कौन कौन सी चट्टानें आती हैं, कौन उसके उदाहरण मैंने आपको बता दिए और उनका आइडेंटिफिकेशन भी जो है मैंने आपको बता दिया। आइडेंटिफिकेशन, जैसे जैसे चट्टानें आती जाएगी वैसे चट्टानों के नाम आते जाएंगे, वैसे वैसे हम उनका आइडेंटिफिकेशन भी करते जाएंगे। उनका जो फोटो देखकर, उनका जो कलर है, रंग देखकर, उनकी संरचना देखकर उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो जो रॉक्स हैं वो क्या होती हैं ये मैंने आपको बता दिया। वो पर्टी सेलों से बनी है। वो पर्टी कहने का मतलब है जो अर्थ क्रस्ट है ना, वो किससे बनी है? सेलों से, चट्टानों से बनी है। किसी सेल का निर्माण एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। वो मैंने जो पिछला वीडियो था उसमें भी आपको बताया था कि जो चट्टानों का जो निर्माण है वो ये एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेल जो है चट्टानों को, रॉक्स को जो है चट्टाने भी कहते हैं और सेल भी कहते हैं। चट्टानें क्या होती हैं? कठोर होती हैं, नरम होती हैं। कुछ चट्टानें कठोर होती हैं और कुछ चट्टानें नरम होती हैं, और उनका कलर भी डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक कठोर चट्टान है। ग्रेनाइट क्या है? कठोर चट्टान है। जबकि सेलखेड़ी एक नरम चट्टान है। सेलखेड़ी क्या है? एक नरम चट्टान है। गेब्रो जो चट्टान है वो कैसी होती है? काली होती है, अर्थात उसका रंग ब्लैक होता है। जबकि क्वार्टर जेट जो चट्टान है उसका रंग कैसा होता है? दूधिया। उसका रंग दूधिया सफेद होता है। ये आप जो है नोट्स में लिख लेना कि कौन सी चट्टान कठोर, जैसे कि मान लो कि ग्रेनाइट पूछ ले कि ग्रेनाइट जो चट्टान है वो कैसी होती है। तो ग्रेनाइट चट्टान जैसे कि कठोर होती हैं, और सेलखेड़ी चट्टानें कठोर होती हैं कि नरम होती हैं? तो सेलखेड़ी चट्टानें नरम होती हैं। गेब्रो जो चट्टान है उसका कलर कैसा होता है? तो कलर उसका होता है काला, ब्लैक कलर होता है। जबकि जो क्वार्टर जेट चट्टानें होती हैं उनका कलर होता है दूधिया सफेद। ये आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है तीन चार क्वेश्चन बनते हैं कि ग्रेनाइट कठोर होती है या नरम? तो कठोर होती है। सीलकड़ी नरम होती है। गेब्रो का रंग काला होता है। क्वार्टर जेट का दूधिया सफेद होता है। सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता। सेलों में, चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं उन खनिज जो घटक हैं, एक घटक जो कि खनिज है, और भी खनिजों के अलावा उनमें न्यूट्रिएंट भी होते हैं, कई दूसरी चीजें भी मिली होती हैं चट्टानों में। तो खनिज भी एक घटक है उसमें जो जिससे चट्टानें बनती हैं। तो खनिज घटकों का जो है निश्चित संगठन नहीं होता, उनका संगठन अलग अलग होता है। कुछ खनिज जैसे कि कोई चट्टान है तो कोई खनिज उसमें कम मात्रा में है, कोई खनिज उसमें ज्यादा मात्रा में है, तो इसलिए उनका जो संगठन है वो एक निश्चित नहीं होता। ये जो है आप जो है वन लाइनर जो क्वेश्चन है वहाँ पर आप इनसे जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। ग्रेनाइट के बारे में, सेलखेड़ी, गेब्रो, क्वार्टरजाइट, इनके बारे में जो है वन लाइनर क्वेश्चन बना सकते हैं। आग्नेय जो चट्टानें हैं उनका निर्माण कैसे होता है? अब इसको जो है आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि जो आग्नेय चट्टानें हैं उनका निर्माण कैसे होता है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण देखिए कि जैसे कि मान लो कि हजारों वर्षों पहले जब भूमि में पेड़ पौधे जीव जंतु दब जाने के बाद, कई वर्षों के बाद में उनके सड़ने गलने से, और उसके बाद वे जो हैं एक उन वहाँ पर एक प्रेशर डेवलप होता है। जैसे कि आपने सुना होगा ना, जैसे नेचुरल गैस निकलती है तो वहाँ पे जो वो
वो भी क्या है कि पेड़ पौधों के सड़ने गलने और जीव जंतुओं के सड़ने गलने के बाद ही उनसे जो है एक नेचुरल गैस बनती है। वैसे ही जो क्रूड ऑयल आता है, जैसे कि ईरान इराक में जो ज़्यादा तेल पाया जाता है, तो वो भी जीव जंतुओं के से और पेड़ पौधों के सड़ने गलने से ही बनता है। तो आग्नेय चट्टानों भी आग्नेय जो चट्टानें हैं वो भी इस प्रकार से जो है उनके पेरेंट पार्ट पेरेंट जो होते हैं, तो वही जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं। तो जो आग्नेय जो चट्टानें हैं धरती के की कई गहराई पर, धरती की पृथ्वी की सतह से जो है गहराई पर, बहुत ज्यादा गहराई पर जो है अ, एक मैग्मा चेम्बर होता है। मैग्मा चेम्बर कहने का मतलब है जो सड़ने गलने के बाद में जो पदार्थ जो बनता है उसे बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं उसे? मैग्मा। और इस पूरे चेम्बर को जो है मैग्मा चेम्बर कहते हैं। अब मैग्मा चेम्बर जब बनता है या वहाँ पे जब वो मैग्मा में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पर जो है एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, एक दबाव विकसित हो जाता है। दबाव विकसित होने के बाद जहाँ से भी उसको अगर मान लो कि अ, अगर ये वाला जो भाग है ये थोड़ा सा उसको लगता है कि ये यहाँ से वो निकला जा सकता है, दबाव जो पड़ता है तो वो जो है धरती को चीर कर जो है अ, ऊपर जो है आना शुरू कर देता है। मैग्मा जो है, जो लावा है, जो कि पिघला हुआ लावा है, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये मैग्मा या लावा ऊपर पृथ्वी के बाहर आना शुरू कर देता है। अब इसमें दो प्रोसेस होती हैं, ध्यान से सुनना। अगर मान लो कि जो मैग्मा या जो लावा है पृथ्वी की सतह के ऊपर तक नहीं आया, पृथ्वी की सतह तक के ऊपर तक नहीं आया, इसका जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं, रेड कलर लेते हैं। तो ये पृथ्वी के ऊपर तक नहीं आया, ये जो इंस्ट्रूसिव जो आंतरिक जो चट्टानें होती है ना, वो ऐसे ही बनती हैं कि भाई पृथ्वी की सतह के ऊपर तक तो नहीं आया, लेकिन पृथ्वी की सतह के अंदर ही जो है वो जम जाती है। और कुछ चट्टानें, कुछ जो जो मैग्मा या लावा जो होता है वो पृथ्वी के बाहर आ जाता है। और इस प्रकार से जो अभी जो कई जगह आप जो है जो पर्वत जो ये इस प्रकार से जो देखते हैं, तो उनका निर्माण जो है इसी प्रकार से ज्वालामुखी जो निकलती है, ज्वालामुखी, तो इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। अब इसमें कुछ चीजें हैं वो ध्यान से सुनना। जब अगर मैग्मा या लावा, पिघला हुआ मैग्मा या लावा, जहाँ पर काफी ज्यादा टेम्परेचर भी है और प्रेशर भी बनता है, प्रेशर बनने के बाद अगर मान लो ये पिघला हुआ लावा या मैग्मा पृथ्वी की सतह के अंदर ही कुछ गहराई तक, कुछ गहराई में, ऊपर तक तो आता है लेकिन कुछ गहराई में अगर वो जम जाता है तो उसे आंतरिक चट्टान कहते हैं। इग्नियस इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा। किससे बनता है? मैग्मा से बनता है, जो कि पिघला हुआ रहता है। दैट कूल्स, और वो ठंडा होता है। आंतरिक जो आग्नेय जो चट्टान जब बनती है और वो पृथ्वी की सतह के बाहर तो नहीं निकला, लेकिन पृथ्वी की सतह के थोड़ा अंदर ही वो ठंडा होता है। तो कैसा ठंडा होता है वो? धीरे धीरे ठंडा होता है। कैसे ठंडा होता है? धीरे धीरे। क्यों? इसके भी कुछ कारण हैं, आगे इसके कारण देखेंगे क्यों क्यों उसको जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। उसके बाद परिणाम क्या होता है? ये रॉक्स जो बनती हैं वो कोर्स ग्रेन्ड होती हैं, अर्थात कोर्स का मतलब बड़े बड़े ग्रेन वाले, बड़े बड़े टुकड़े वाले, जिनके टुकड़े जो हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, जिनके टुकड़े काफी बड़े बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चट्टानें हैं ये बनती हैं, आंतरिक चट्टानें। अब दूसरी बात, अगर ये पिघला हुआ मैग्मा या लावा पृथ्वी की सतह के बाहर आ जाता है तो उसे कहते हैं बाह्य चट्टानें, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब ये बाह्य जो आग्नेय चट्टानें हैं
ये जो ठंडी होती है ये होती है बहुत ही जल्दी, क्विकली क्विकली ये ठंडी हो जाती है, बहुत ही जल्दी ये ठंडी हो जाती हैं। आंतरिक जो चट्टानें होती हैं वे धीरे धीरे ठंडी होती हैं, जबकि बाह्य जो चट्टानें होती हैं वो जल्दी ही ठंडी हो जाती हैं। क्यों होती हैं अभी देखते हैं। एज अ रिजल्ट दीज रॉक्स आर फाइन ग्रेन, और जो बाह्य जो चट्टानें बनती हैं ना, बाह्य आग्नेय चट्टानें, उनके जो ग्रेन या या जो चट्टानें हैं उनमें छोटे छोटे उनके पार्टिकल्स बनते हैं। इसलिए इसलिए हेज लेक क्रिस्टल ऑफ ग्रोथ, इसलिए यहाँ पर जो क्रिस्टल्स जो हैं वो नहीं बनते। हैज लैक ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ, और क्रिस्टल्स की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा नहीं हो पाती है, अर्थात क्रिस्टल तो बनते हैं लेकिन क्रिस्टल बड़े नहीं बनते, छोटे छोटे क्रिस्टल में जो है वो जमा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब कारण देख लेते हैं, क्यों ये क्विकली जो है ठंडा होता है और ये स्लोली क्यों ठंडा होता है। तो जो है बाह्य जो चट्टाने, बाह्य इग्नेस आग्नेस जो रॉक्स हैं, जब मैग्मा या लावा धरती के या पृथ्वी की सतह के बाहर निकलता है तो वह हवा के संपर्क में आता है। कई इन्वायरमेंट फैक्टर हैं, हवा है, आर्द्रता है, तापमान है, तो कई इन्वायरमेंट फैक्टर होते हैं धरती के बाहर इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में, जिसकी वजह से ये जो लावा या मैग्मा है ये जल्दी ही ठंडा हो जाता है। जबकि पृथ्वी की अंदर बनने वाले जो आग्नेय चट्टानें हैं, जो आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं, वे धीरे धीरे ठंडी होती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए वे धीरे धीरे ठंडी होती हैं। और धीरे धीरे ठंडी होने के बाद के कारण वे जो क्रिस्टल्स जो बनते हैं वे बनते हैं बड़े बड़े, बड़े बड़े क्रिस्टल बनते हैं, कोर्स ग्रेन, बड़े बड़े पत्थर जो हैं बन जाते हैं। आपने देखा होगा जब अपन जो बोरवेल करवाते हैं तो जो है कई गहराई पर जो है चट्टान आ जाती है, पत्थर आ जाता है, तो वो कौन सी चट्टानें होती हैं, वो आंतरिक चट्टानें होती हैं। और जो बाहर जो आप पहाड़ी पहाड़ जो देखते हैं, ये सब जो है आंतरिक बाह्य चट्टानें होती हैं। तो ये आप जो है समझ गए होंगे कि आंतरिक जो चट्टानें हैं, जो आग्नेय जो चट्टानें हैं, जो कि दो प्रकार की होती हैं, बाह्य चट्टानें और आंतरिक चट्टानें। तो इनका निर्माण इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है। और दूसरी बात, ये जो आग्नेय चट्टानें हैं इन्हीं से सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं और मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती हैं, ये भी सुन लीजिए कि जब इस प्रकार से जब ये जो मैग्मा या लावा जब जम जाता है पृथ्वी के बाहर या अंदर, अगर पृथ्वी के बाहर जम जाता है तो क्या होता है कि जब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी जो है उनको डाला है 3D एनिमेशन में, तो आप वहाँ जाकर उसको आप वापस देख सकते हैं कि आग्नेय चट्टानों से सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती हैं। तो जब वायुमंडल के वायुमंडल का इफेक्ट पड़ता है, वायुमंडलीय कारणों से, वायुमंडल के कारण है जैसे कि वर्षा है, हवा है, जो जैसे कि फ्रॉस्ट है, इनके कारण जो है जब दबाव पड़ता जो इनका जब पानी बहकर आता है या हवा के कारण ये धीरे धीरे चट्टानें हैं जो कि टूटने लग जाती हैं। और ये चट्टानें पानी के कारण जो है बहकर धीरे धीरे, और वो जो चट्टानें बहकर आती है ना उनके साथ दूसरी चट्टानें भी घिसती हुई आती हैं, घिस जाती हैं, इसलिए उनके छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो हैं सी अर्थात समुद्र की सतह पर, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर जैसे कि समुद्र की सतह है, ये जैसे कि ये हिल्स पहाड़ हैं और इधर जो है समुद्र की सतह है, समुद्र की सतह जिसमें पानी है। तो जब चट्टानें ऊपर ऊपर से चट्टानों के जो पार्टिकल्स ऊपर से बहते हुए आते हैं तो समुद्र की सतह पर आकर वे जम जाते हैं इस प्रकार से, और वे पार्टिकल्स टूटते हुए आते हैं। तो टूटना, चट्टानों के जो बड़े पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और इस प्रकार से पृथ्वी की जो
जो समुद्र है उसकी सतह पर आकर जमना, उसको कहते हैं एक्युमुलेशन। एक्युमुलेट होना, संचयित होना। और इस प्रकार से जब कई साल तक ये जमा रहते हैं, जमा हो जाते हैं, तो इनका जो फॉर्मेशन है, जो संगठन स्ट्रक्चर है, वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। अर्थात यहाँ से तो ये इग्नियस रॉक्स थी, यहाँ पर आकर ये कैसी हो जाती हैं, सेडिमेंट्री। सेडिमेंट, इसे जो आकर जो पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे टुकड़े जो जमा हुए हैं ना यहाँ पे पर समुद्र की सतह पर, उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट। सेडिमेंट। और इसी कारण इन चट्टानों को फिर क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री। फिर जब इनकी फॉर्मेशन फॉर्म जो चेंज हो जाती है, रूप चेंज हो जाता है, तो फिर उन्हीं से जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। कुछ पॉइंट्स हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में, वो देख लेते हैं। आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा और लावा से होता है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जहाँ पर मैग्मा चेंबर है, वहां से पिघला हुआ मैग्मा और लावा बाहर आता है। इस प्रकार से जो है आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, प्राथमिक शैलें भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आग्नेय चट्टानों से ही तो सेडिमेंट्री जो अवसादी चट्टानें और कायांतरित जो चट्टानें हैं, उनका निर्माण होता है। इसीलिए इन्हें आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। इन्हीं से दूसरी चट्टानें बनती हैं। जब मैग्मा ठंडा हो जाता है, जब मैग्मा ठंडा हो जाता है, तो वे आग्नेय चट्टान का निर्माण करते हैं। जब अपनी ऊपरगामी गति के दौरान जब मैग्मा बाहर आता है और ठंडा होता है, तो वो ठोस रूप धारण कर लेता है। कैसा? ठोस रूप धारण कर लेता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये ठंडा होता है और ठोस रूप में धारण कर लेता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के भूपट्टी या सतह पर हो सकती है। अर्थात जो भूपट्टी है, पृथ्वी की जो सतह है, थोड़ा सा पृथ्वी की सतह पर भी यह क्रिया हो सकती है, और पृथ्वी की सतह भूपट मतलब भूमि के अंदर भी ये क्रिया हो सकती है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर अंदर, और अर्थ क्रस्ट के बाहर भी, पृथ्वी की सतह के बाहर भी ये क्रिया हो सकती है, ठंडा और ठोस बनने की, जो कि मैंने आपको बताई, आंतरिक और बाह्य चट्टानें। और इस प्रकार से जो है आग्नेय चट्टानें बनती हैं। आग्नेय जो चट्टानें हैं उनके उदाहरण हैं ग्रेनाइट, गेब्रो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट। ये सब आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी आप जो है आपके नोटबुक में लिख लेना इसके बाद, कि आग्नेय जो चट्टानें हैं वो सबसे पुरानी होती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं से तो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं, तो ये सबसे पुरानी होती हैं। इसीलिए इन्हें हम पेरेंट रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक इसीलिए इन्हें कहते हैं, अर्थात इन्हें हम पेरेंट चट्टानें कहते हैं। इन्हीं से सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। प्राइमरी रॉक्स भी इसे कहते हैं। प्राइमरी, प्राथमिक चट्टानें इसे कहते हैं। पेरेंट रॉक्स इसे कहते हैं। ये सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं। लिथोस्फीयर, थल मंडल का 90% जो भाग है वो आग्नेय चट्टानों से बना होता है। किन से बना होता है? आग्नेय चट्टानों से। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने बता दिए। आग्नेय चट्टानों को कैसे पहचानेंगे भाई? मैंने आपको बताया कि आग्नेय चट्टानों को पहचानने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि उनको संरचना के आधार पर, कलर रंग के आधार पर, अपेक्षित घनत्व के आधार पर, खनिजों के आधार पर, उनमें पाए जाने वाले जो खनिज संगठन है उनके आधार पर इन चट्टानों को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर इनको पहचानने के लिए जो है कुछ पॉइंट्स हैं, कैसे पहचानेंगे। आग्नेय जो चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें आग्नेय चट्टानें स्थूल परत रहित या जीवाश्म रहित होती हैं। आग्नेय चट्टानों में किसी प्रकार का जीवाश्म, जो फॉसिल्स जो होते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स है ना, वहाँ पर जो अवशेष जो निकलते हैं, तो आग्नेय चट्टानों में किसी प्रकार के अवशेष नहीं मिलते।
और यहाँ पर जो है मोटी मोटी परत नहीं पाई जाती। आग्नेय चट्टानों में कोई मोटी परत नहीं पाई जाती। आग्नेय चट्टानें आर्थिक रूप से क्या होती हैं? उपयोगी होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना और प्लेटिनम आदि खनिज पाए जाते हैं। झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक इन्हीं चट्टानों में मिलता है। झारखंड में जो अभ्रक पाया जाता है वो आग्नेय चट्टानों में ही मिलता है। आग्नेय चट्टानें कठोर होती हैं और रवेदार होती हैं। आग्नेय चट्टानों पर जो रासायनिक जो अपक्षय का जो प्रभाव है वो बहुत ही कम पड़ता है, अर्थात केमिकल वेदरिंग कम होती है। आग्नेय चट्टानों में केमिकल वेदरिंग, रासायनिक वेदरिंग कम होती है। जबकि जो एनवायरमेंटली जैसे कि बरसात से, हवा से जो वेदरिंग होती है वो ज़्यादा होती है और रासायनिक वेदरिंग कम होती है। इनमें किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इन चट्टानों का अधिकांश जो विस्तार है वो ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पर ज्वालामुखी निकलती हैं। ये क्रिस्टल फॉर्म में होती हैं, जिन क्रिस्टलीय चट्टान, इनमें जो चट्टानें हैं क्रिस्टलीय होती हैं और जो क्रिस्टल्स की जो संख्या है और संरचना है वो अनिश्चित होती हैं। उनकी कोई संरचना निश्चित नहीं होती, ना ही क्रिस्टल्स की संख्या निश्चित होती है कि कितने क्रिस्टल्स की संख्या इनमें है, कि कैसी उनकी संरचना है। तो ये अनिश्चित है। इनमें गोल गोल जो कण हैं वे नहीं पाए जाते हैं, अर्थात जब स्ट्रक्चर ही सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, तो गोल पार्टिकल्स, गोल कण क्यों पाए जाएंगे? उनमें इनका अभाव होता है। बट दे आर फॉर्म आफ्टर फ्रेगमेंटेशन, लेकिन ये गोल जो कण बनते हैं ये कब बनेंगे? जब फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं? कणों का टूटना, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन के बाद ही ये गोल कणों में कन्वर्ट हो सकते हैं। जब और ये फ्रेगमेंटेशन कब होता है? वेदरिंग, अपक्षय के दौरान, जब बरसात से चट्टानों की ऊपरी सतह, ऊपर के भाग से जब बरसात से, हवा से जब कण नीचे आते हैं पृथ्वी समुद्र की सतह तक जाने के लिए, तो उसी दौरान बीच में ही वे टूट जाते हैं कई भागों में, जिसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अपक्षय के दौरान ऐसा होता है। दूसरी बात, ये सघन होती हैं। आग्नेय चट्टानें कैसे होती हैं? सघन। कोई बीच में जो है इस प्रकार से कोई जो रिक्त स्थान नहीं होता, सघन होती हैं, बहुत ही कठोर होती हैं। कैसे होती हैं? बहुत ही कठोर होती हैं और जो है संगठित होती हैं, कंबाइंड फॉर्म में होती हैं और संगठित होती हैं। आग्नेय चट्टानें मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर भी ये दो हैं, इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक्स और एक्सट्रूसिव वोल्केनिक रॉक्स। आंतरिक चट्टानें और बाह्य चट्टानें। केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पर ये अम्लीय होती हैं, भास्मिक होती हैं और माध्यमिक या मध्यम इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स होती हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो मैंने आपको बताया कि इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक्स का निर्माण कैसे होता है, तो उत्पत्ति के आधार पर जो आंतरिक जो चट्टानें हैं, इंट्रूसिव जो रॉक्स हैं, जिन्हें हम प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं। इंट्रूसिव रॉक को क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक रॉक्स। तो इंट्रूसिव रॉक्स जो इग्नियस रॉक्स का उदाहरण, इग्नियस रॉक्स हैं, जो इंट्रूसिव रॉक्स को ही इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो इंट्रूसिव रॉक्स और इग्नियस रॉक्स, ये इग्नियस रॉक्स आग्नेय चट्टानें हैं। कब बनती है ये आंतरिक चट्टानें? कब बनती हैं? जब मैग्मा ठंडा होता है। कहाँ पर? अर्थ के सरफेस पर। दे कैन आइडेंटिफाई, और इनकी कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि इनमें बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं। आंतरिक चट्टानों में बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं और ये ग्रू लार्ज, और ये बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि स्लो कूलिंग होने से, धीरे धीरे ठंडे होने से ये बड़े बन जाते हैं, बड़े क्रिस्टल में
बनते हैं। इनका बड़ा क्रिस्टल क्यों होता है? इनकी जो कण, ये जो चट्टानें है बड़ी क्यों होती हैं साइज में इनमें? क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडी होती हैं, इसलिए आंतरिक चट्टानें। आंतरिक चट्टानों का उदाहरण है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक कॉमन टाइप या प्रकार है इंट्रूसिव रॉक्स का, और इनको पहचाना जा सकता है कैसे? इनमें उपस्थित होता है एक ब्लॉकी पिंक पोटेशियम, ब्लॉकी बड़ा जो है पिंक कलर का पोटेशियम, और फेल्डस्पार क्रिस्टल। जो फेल्डस्पार होता है उसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। कौन सा होता है? पिंक कलर का, जो कि ब्लॉकी होता है। तो इस प्रकार से ग्रेनाइट चट्टान को हम पहचान सकते हैं, क्योंकि उसमें ब्लॉकी पिंक पोटेशियम फेल्डस्पार क्रिस्टल होता है। दूसरे आंतरिक चट्टानों में क्वार्टज हैं, डायोराइट हैं, साइनाइट हैं। ये सब आंतरिक चट्टानों के उदाहरण हैं। बाह्य चट्टानें, बाह्य चट्टानों को हम क्या कहते हैं? बाह्य चट्टानों को वोल्केनिक चट्टानें भी कहते हैं। और बाह्य चट्टानों का मतलब होता है मोड ऑफ इग्नियस वोल्केनिक रॉक्स। मोड, इनका क्या मोड है? फॉर्मेशन, वोल्केनिक रॉक्स फॉर्मेशन। इसमें होता क्या है कि जो पिघला हुआ या हॉट मैग्मा जो होता है वो फ्रॉम इनसाइड, अंदर से अर्थ के, पृथ्वी के बाहर आता है, और पृथ्वी की सरफेस के ऊपर ये लावा एक्सप्लोड होता है वायलेंटली, बहुत ही तेज गति से बाहर आता है, और वो जो है वहां पर आकर एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी की सतह के ऊपर आकर फॉल बैक, और वापस गिरता है एज पायरोक्लास्टिक या टफ फॉर्म में। टफ फॉर्म में अर्थात वो जब, जैसे कि मान लो कि जब मैग्मा जब मैग्मा बाहर आता है तो वापस ये काफी तेज गति से आता है और वापस ये गिरता है, और इस प्रकार से ये जो है एक, इस प्रकार से ज्वालामुखी रूप का धारण कर लेता है। इस प्रकार से ये ऊपर आता है। टफ फॉर्म में जब ये जैसे वायुमंडल के संपर्क में आता है तो ये ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर जम जाता है, टफ फॉर्म में हो जाता है, हार्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसे कहते हैं हम बाह्य आग्नेय चट्टानें, जिनका उदाहरण है बेसाल्ट। बेसाल्ट किसका उदाहरण है? बाह्य चट्टान का। रायोलाइट भी बाह्य चट्टान का उदाहरण है, जबकि ग्रेनाइट आंतरिक चट्टान का उदाहरण है। रासायनिक संगठन के आधार पर ये अम्लीय होती है। अम्लीय, बास्मिक, बेसिक और इंटरमीडिएट आंतरिक रॉक्स। एक एक करके देख लेते हैं। आग्नेय जो अम्लीय जो आग्नेय चट्टानें हैं उनको कैसे पहचानेंगे भाई? उनमें सिलिका की जो मात्रा है वो 65 टू 85% होती है। जो अम्लीय आग्नेय चट्टानें होती हैं उनमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है। ग्रेनाइट एक एसिडिक रॉक से अम्लीय आग्नेय चट्टान है। सैंडस्टोन भी एक अम्लीय चट्टान है। सैंडस्टोन, भाई सैंडस्टोन जो है ये आग्नेय चट्टानों से ही बनती है, तो ये अम्लीय आग्नेय चट्टानें होती हैं। इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स, जिनमें सिलिका की मात्रा 55 से 65% पाई जाती है। और इंटरमीडिएट या माध्यमिक जो आग्नेय चट्टानें हैं उनमें आता है एंडेसाइट, डायोराइट और साइनाइट। अब बास्मिक जो आग्नेय चट्टानें हैं उनमें 45 से 55% सिलिका की मात्रा पाई जाती है, और उसके उदाहरण हैं बेसाल्ट, बेसाल्ट और लाइमस्टोन। तो बेसाल्ट और लाइमस्टोन तो हैं बास्मिक सारी चट्टानों में आती हैं, और जो अम्लीय जो चट्टानें हैं उनका उदाहरण है ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। ये आप उदाहरण ध्यान रखना। और कौन कौन सी एसिडिक रॉक्स में कितनी मात्रा सिलिका की होती है, इंटरमीडिएट इग्नेस रॉक्स में सिलिका की मात्रा कितनी होती है, बेसिक इग्नेस रॉक्स में सिलिका की मात्रा कितनी होती है, ये जो परसेंटेज है वो आप ध्यान रखना। ग्रेनाइट जो चट्टान है उसको कैसे पहचानेंगे, ये आप यहाँ पर जो है इनमें देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ग्रेनाइट जो रॉक्स हैं, जो आग्नेय चट्टान है उसको कैसे पहचानेंगे। भाई जो ग्रेनाइट जो चट्टान है ना, वो एक तो पार्टिकल्स जो है बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि
ग्रेनाइट एक आंतरिक चट्टान है, आंतरिक आग्नेय रॉक है। तो जो चट्टानें हैं वो भी बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, चट्टानें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। ग्रेनुलर जो ग्रेनुलर फॉर्म में दिखाई देती हैं। और ये कब बनती हैं? Small granular appearance comes from the formation of small crystals that can be seen within the rocks. चट्टानों के अंदर जो है स्मॉल जो क्रिस्टल्स का जो फॉर्मेशन है वो बाद में जब अ, जब कई टाइम के बाद जो है वो छोटी क्रिस्टल में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, जो कि फिर दूसरी चट्टानें बनती हैं। दूसरी चट्टानें बनती हैं इग्नियस रॉक्स जैसे सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनका जो कलर है ग्रेनाइट चट्टानों का वो कैसा होता है? कलर ड्यू टू कैसा होता है? लाइट। कैसा कलर होता है इनका? लाइट कलर होता है। क्यों? क्योंकि इनमें प्रेजेंस उपस्थित होते हैं क्या? अधिक मात्रा में फेल्डस्पार मिनरल्स। फेल्डस्पार मिनरल्स जो है अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण ग्रेनाइट जो चट्टान है उनका कलर लाइट होता है। जो ग्रेनाइट जो चट्टानें हैं उनका कलर ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइट कलर होता है। और जैसे कि बेसाल्ट जो रॉक है, बेसाल्ट जो चट्टान है वो कैसी होती हैं? ब्लैक होती हैं और इनमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। बेसाल्ट जो चट्टान है वो बाह्य चट्टान का उदाहरण है जिनमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। और ये पृथ्वी के अंदर से जब लोहा बाहर निकलता है तो वो जो है बाहर आकर जम जाता है और आग्नेय चट्टान के रूप में चेंज हो जाता है, जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो ये था आज के वीडियो में केवल इतना ही है। आगे जब नेक्स्ट वीडियोज में हम जो है सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन सी आग्नेय चट्टानों से कौन कौन सी सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोज में कोई प्रकार कुछ जो है अगर लगता है कि कुछ कंटेंट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं। वीडियोज को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना और वीडियोज को जो है लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है। आप जो है इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियोज को जो है पूरा देखिएगा। धन्यवाद। साइनिंग आउट।